हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। मैं हूं पवन कुमार और आज आप लोगों को मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूं, अध्याय 1, जो कि अभी ऑफलाइन ये स्टार्ट हो चुका है, ख़त्म होने वाला है, बट ऑनलाइन जो है आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ओके, तो इसमें अपने पास देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, ओवरव्यू इसमें देख लेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में अपने पास यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है, तो अभिक्रिया पढ़ लेना है। तो अभिक्रिया अगर होता है तो फिर उसमें क्या क्या होगा, तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं कि रंग बदल सकता है अभिक्रिया होगा तो, या उसकी अवस्था बदल सकती है, या फिर तापमान में कुछ बदलाव आ सकता है। ठीक है, जब अभिक्रिया होगी तो फिर समीकरण बनेगा। ठीक है, समीकरण दो तरीके के होते हैं, एक शाब्दिक होता है जिसको सरलतम रूप में फिर लिखा जाता है सिंबल के फॉर्म में। तो शाब्दिक जो होता है ऐसे कुछ होता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे ये जो अपना इक्वेशन बनेगा सिंबॉलिक, सिंबल के तौर पे लिख दिया गया है इसको। तो इसमें एक असंतुलित होगा और एक संतुलित होगा। असंतुलित समीकरण हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के विरुद्ध होगा, जिसका हिंदी होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन के विरुद्ध होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, संतुलित लिखते हैं। उसमें अब देखिए, जब रिएक्शंस होगा तो या तो इंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा। इंडोथर्मिक का मतलब ऊर्जा अवशोषित अंदर लेगा, जिसको कहते हैं ऊष्माशोषी। एक्सोथर्मिक का मतलब ऊर्जा निष्कासित, मतलब होता है ऊष्माक्षेपी। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ऊष्माशोषी लिख दिया गया। ओके, और क्या पढ़ेंगे कि जब अभी कोई अभिक्रिया होगा तो किस तरीके से होगा, कितने प्रकार के होंगे, है ना। ये चीज़ रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कितने प्रकार का होगा। तो संयोजन होगा, संयोजन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब कोई दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिल करके एक बनेगा तो उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। फिर एक वियोजन अभिक्रिया होगा, है ना। वियोजन अभिक्रिया का मतलब टूटना, किसी एक या फिर दो चीज़ें जो है, तीन चीज़ों या चार चीज़ों में टूट रही है अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो उसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है विस्थापन। विस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूट, डिस्प्लेसमेंट, या तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब उसमें होता है कि या तो अपचयन होगा या फिर उपचयन होगा। ठीक है, फिर उसके प्रभाव को पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो हमने अभी तक पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि वी नाइदर बी क्रिएटेड अ मास और एनर्जी और नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब ना ही हम किसी ऊर्जा को क्या कहते हैं उत्पन्न कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, और ना ही उसका नाश कर सकते हैं। ठीक है, परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। वो परमाणु की संख्या कौन समान होनी चाहिए, तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शंस के बाद, मतलब ये अपने पास रिएक्टेंट है और ये जो अपने पास प्रोडक्ट है, तो ये LHS हो गया और ये RHS हो गया, है ना। तो LHS में जितने परमाणु की संख्या है उतने ही RHS में होने चाहिए, ये कह रहा है। अभिकारक एवं उत्पाद दोनों उपस्थित होना चाहिए, ये ठीक है। द्रवों की भौतिक अवस्था को लिखना, तो द्रव की भौतिक अवस्था को लिखने का जैसे कि तरीका बता रहा है कि सपोज़ कीजिए कोई चीज़ है, यहाँ पे मैग्नीशियम अगर सॉलिड लिया है हमने, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम S लिखेंगे। वही चीज़ बता रहा है कि अगर सॉलिड हुआ तो उसके लिए, ठोस हुआ तो S लिखेंगे, द्रव हुआ तो I लिखेंगे, जलीय हुआ तो द्रव और जलीय में क्या डिफरेंस है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ का जैसे कि वाटर है ना, तो एक ही चीज़ से वो एक ही चीज़ का लिक्विड है तो उसको लिक्विड कहेंगे। अगर वाटर में हमने कुछ नमक मिला दिया तो उसका घोल बना दिया, विलियन बना दिया, तो उसको हम एक्वस कहेंगे। यहाँ पे G क्या है, गैस है। ठीक है, तो उसके लिए अब देखते हैं सेकंड पेज पे। तो देखिए यहाँ पे एक समीकरण आ रहा है जिसको कहा गया है कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण का मतलब समझिए क्या होता है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब समझिए, जैसे कि अपने पास, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि अपने पास कोई ऐसा समीकरण है जैसे कि यहाँ पे है जिसको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो लिखते टाइम पे ही संतुलित रहता है, उस तरह के अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कंकाली अभिक्रिया कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। कंकाली का इंग्लिश क्या होता है, स्केलेटल
इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ा, ऊपर देखिए नोट में क्या लिखा है, कंकाली समीकरण। यहाँ पे देखिए मैं एक बार दोबारा से कर दे रहा हूँ। कंकाली समीकरण प्रायः असंतुलित समीकरण होते हैं, ठीक है, मतलब हमेशा असंतुलित रहेंगे। किंतु कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जिन्हें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अब देखिए, कंकाली समीकरण क्या होते हैं, प्रायः असंतुलित समीकरण होते हैं, किंतु कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जिन्हें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सपोज कीजिए ये कंकाली समीकरण अपने पास है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको संतुलित करके भी अब क्या कर लेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम है ना। यहाँ पे अपने पास जिंक है ना, और H2SO4 है, तो जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराया तो यहाँ पे बन गया जिंक सल्फेट बन गया, और क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि तो इसको अगर हम बैलेंस भी करोगे तो बैलेंस भी करके कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा मतलब ये है कि उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे सल्फ़र है और ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड, यहाँ भी बैलेंस करके वही रहेगा। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है ना, AgNO3, तो इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि कंकाली समीकरण हम उसे कहते हैं जो प्रायः हमेशा असंतुलित समीकरण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जिन्हें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया तभी होगी जैसे कि अपने पास ये दोनों जो चीज़ें हैं जो एरो से पहले हैं LHS में हैं, ये क्या है अपने पास, रिएक्टेंट जिसको कहते हैं अभिकारक, और जो इधर RHS में बन रहे हैं ये वाले सोडियम नाइट्रेट, तो ये जो है हो गया प्रतिफल या फिर उत्पाद, प्रोडक्ट। तो इनके ये कह रहा है लाइन हमें जो यहाँ पे बताई जा रही है, ये जो लाइन अपने पास यहाँ पे, कि ऐसे परिवर्तन हो कि LHS जो है उससे बिल्कुल उस प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाए, न्यू प्रोडक्ट बने, तब हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे परिवर्तन, यहाँ पे दूसरा देखिए अभिकारक का बता रहा है जो LHS में होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि अपने पास यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया ये सब है, तो इसमें हिस्सा कौन सा लिया है, कार्बन और ऑक्सीजन सबसे ऊपर वाले हैं। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है क्या है, अभिकारक है। इसमें जिंक और ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये क्या है, अभिकारक है। इसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन अभिकारक है। इसमें सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट अभिकारक है। तो ये एरो से पहले जो हैं, जो पार्टिसिपेट किए हैं, भाग लिए हैं अभिक्रिया में, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो वही कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक विक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। सेम चीज़ अगर हमारे पास जो भी इधर देख रहे हैं RHS में यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे CO2 है, या फिर जिंक सल्फेट और H2 हाइड्रोजन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर सोडियम नाइट्रेट है। ये सभी जो एरो के दाएं तरफ हैं RHS में हैं, इनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद या फिर प्रतिफल कहते हैं। तो ये देखिए ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या में होता है उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब देखिए उदाहरण के तौर पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो उदाहरण में देखेंगे, पहला दिया गया है भोजन का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो खाना पचता है तो वो रासायनिक अभिक्रियाएँ हो रही है। हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में, पेट में, उसमें HCl होता है ना, और उससे रिएक्शंस करके वो जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है हमारा। सेकंड है श्वसन जो हम श्वास लेते हैं, तो जो श्वास ले रहे हैं आप, उसमें भी क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो करके जो चीज़ हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या ऑक्सीजन ही हम छोड़ते हैं, नहीं, वो हमारे शरीर में रिएक्शंस करके क्या छोड़ता है, CO2, ठीक है, CO2 है ना। तो ये क्या हो रहा है,
ये श्वसन भी क्या है, एक तरह का अभिक्रिया है, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना ये भी रिएक्शंस है कि अपने पास क्या है, आयरन है और आयरन में क्या हो गया, Fe है और ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके या फिर H2 से रिएक्शंस करके क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। तो इसी क्या कहते हैं, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग इन आयरन्स। ओके, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे हम कि रिएक्शंस हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे लिखा है मैग्नीशियम फीते का जलना, फीता मतलब रिबन है ना। तो जो मैग्नीशियम जलता है अपने पास, Mg जब जलाएंगे हम, Mg+O2, हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। मेरे और वीडियो में देखिएगा कहीं ना कहीं मैंने इसका क्या कहते हैं प्रैक्टिकल कराया हुआ है, आपको मैं लिंक में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो जलते टाइम कैसे दिखाई देता है और क्या बनता है, राख उसका कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है, वो चीज़ें। नेक्स्ट देखेंगे दही का बनना, तो मेकिंग ऑफ कर्ड, तो दूध से दही बन रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है, वहाँ पे रिएक्शंस हो रहा है। अब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, तो मतलब इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, ये देखिए केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टर क्या क्या हैं, कि अगर होगा तो हम कैसे पता करेंगे कि रिएक्शंस हो रहा है। तो उसके लिए क्या है कि उसकी अवस्था बदल जाएगी। अगर हो सकता है कि गैस है ना, तो सॉलिड में चेंज हो जाए, या हो सकता है सॉलिड है तो लिक्विड में बदल जाए, है ना। तो ये चीज़ें हो सकता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन भी क्या है, एक तरह का उसका कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट लाइन, रंग में परिवर्तन, रंग बदल सकता है, चेंज इन कलर, है ना। रिएक्शन से पहले कुछ और कलर था, रिएक्शंस के बाद कलर बदल गया। जैसे कि आपको मैं बता दूं, अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना, KMnO4 है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि बैंगनी कलर का होता है, अगर उसको हम घोल बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं और फिर उसमें धीरे धीरे हम नींबू निचोड़ेंगे तो उसका रंग जो है वो बदल जाएगा, बदल क्या, गायब हो जाएगा, जो बैंगनी कलर है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर रंग बदल रहा है तो रिएक्शंस हो रहा है। ताप में परिवर्तन, अब देखिएगा क्विक लाइम, जिसको हिंदी में हम लोग कली चूना कहते हैं, है ना। तो अगर हम क्विक लाइम से के ऊपर हल्का हल्का पानी गिराएंगे, या फिर आप नॉर्मली देखिए मार्केट से जो चूना लीजिएगा और उसमें पानी में डाल दीजिएगा तो वो गर्म हो जाएगा, उससे हीट निकलने लगता है, मतलब ताप में परिवर्तन हो रहा है, ताप बदल रहा है। गैस का उत्सर्जन, आप देखेंगे कि किसी मेटल्स को HCl में डालते हैं, अगर रिएक्शंस हो रहा है तो उसमें से क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा, है ना। तो ये जो है उसके कैरेक्टर्स हैं। अब रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना कैसे, उसको हम लिखेंगे, इस चीज़ के बारे में समझते हैं यहाँ पे। देखिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित करें, कैसे रिप्रेजेंट करें। तो या तो एक शब्द समीकरण हो सकता है, तो ये शब्द समीकरण को देखिए कैसे, तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, LHS लिखा हुआ है, मतलब ये अभिकारक है। तो जिंक लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, मतलब Zn+H2SO4 लिया, और हमने उसका रिएक्शंस जो है जिंक के साथ जब कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस उससे बाहर निकलेगा। तो हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि अपने पास जब हम शब्द में लिख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जगह ले रहा है ना। ये जो चाहे अभिकारक का हो चाहे उत्पाद का हो, जगह ज़्यादा हो रहा है। अगर हम उसको रासायनिक समीकरण में लिखा जाए, ये शब्द समीकरण है और इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, बस उसमें शब्द में लिखे होते हैं और इसमें उसके सिंबल में लिखे होते हैं, संकेत में लिखे होते हैं। फ़ायदा क्या होता है कि बहुत कम जगह लेता है ना। और दूसरी बात, इसमें हमें इनकी मोलों की संख्या निकालना या कह सकते हैं द्रव्यमान पता करना या इसको बैलेंस करना बहुत ही आसान होता है, और काफ़ी कम जगह में लिख पाते हैं, तो समय बचता है, कागज़ बचता है, हर चीज़ की बचत होती है। तो दो तरह के समीकरण होते हैं, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण, याद रह जाएगा आपको, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखिए,
यहाँ पे शब्द समीकरण को तो नहीं बोला है, रासायनिक समीकरण का यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, पढ़ते हैं इसको। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है ना। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, प्रतीक मतलब सिंबल, या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। भौतिक अवस्था मतलब अगर आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है कि जिंक सॉलिड है या लिक्विड है, क्या है, कुछ नहीं लिखा गया है ना। ये लिक्विड है, सॉलिड है, एक्वस है, क्या है, ये कुछ नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे H2SO4 एक्वस सॉल्यूशंस है, Zn जो है सॉलिड है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, लिखना होता है उसके भौतिक जो क्या कहते हैं अवस्था होती है, उसको लिखना पड़ता है। तो वो चीज़ कह रहा है कि इसमें जो रासायनिक समीकरण है उसमें लिखे जाते हैं क्या चीज़, भौतिक अवस्था भी। रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक और भी चीज़ें जो होते हैं वो तीर के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। वो कहाँ पे लिखे जाएंगे, देखिए ध्यान से। कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया के पास ये जो अपने पास तीर देख रहे हैं, ये तीर इसी के ऊपर या नीचे लिखा जाएगा, चाहे वो ताप हो, दाब हो, प्रेरक हो, जो भी चीज़ वहाँ पे हो रही है, कुछ ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे लिखते हैं। वो चीज़ बताया जा रहा है कि कहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ये संतुलित करना सीखेंगे। तो देखिए, हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कि ना ही तो हम किसी ऊर्जा को निर्माण कर सकते हैं, द्रव्यमान को, और ना ही हम उसका नाश कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को लिखा है यहाँ पे, द्रव्यमान संरक्षण नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक में होते हैं या उसके बाद पश्चात, उसमें परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यही कारण है कि हमें उसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे ये जो मेथड है चरणबद्ध, है ना, संतुलित करना, तो हीट एंड ट्रायल मेथड, ये मुझे बहुत पसंद आता है और मैं यही प्रेफर करता हूँ हर बच्चों को सिखाने का, क्योंकि ये आसान होता है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो, जैसे कि मैं इसमें करके दिखा रहा हूँ नॉर्मली, है ना। तो आप देखिएगा, इधर अपने पास आयरन कितना है, 1, इधर आयरन कितना है, 2। तो आप क्या कीजिए कि इसको बैलेंस करना है ना, तो कभी भी ध्यान दीजिएगा इस पर कि हम बैलेंस करते टाइम पे जो मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा फ्रंट पे करेंगे, है ना, नीचे नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सब्सक्रिप्ट्स में नहीं करेंगे, हम हमेशा फ्रंट पे करेंगे, सामने करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 आयरन था अपने पास, है ना, तो इधर भी हमने क्या कर दिया, 2 आयरन लिख दिया, तो 2Fe हो गया। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2, और RHS में हाइड्रोजन कितना है, 2, बैलेंस है, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस है, रहने दीजिए। नेक्स्ट करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, इधर ऑक्सीजन कितना है, 3। तो क्या करना पड़ेगा, 3 इधर ऑक्सीजन करना पड़ेगा। 3 ऑक्सीजन के लिए क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे 3 लिख दिए। तो 3 तो ऑक्सीजन तो हुआ, लेकिन साथ साथ अब एक चीज़ क्या गड़बड़ हो गया कि अपना जो हाइड्रोजन अभी बैलेंस किया था, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। तो अब हाइड्रोजन को सही करने के लिए देखिए क्या करते हैं, अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 3 दूना 6, है ना, नीचे वाला जो होता है सब्सक्रिप्ट उसको सामने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6। तो और इधर अपने पास हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 है, तो इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो क्या हो गया, 2। अब ये बैलेंस हो गया, देख लीजिए बैलेंस है। तो यहाँ पे संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना है, ऐसे कुछ नियम वगैरह लिखा हुआ है, आप नियम छोड़िए, आप नॉर्मल जैसे मैंने किया है वैसे कीजिए। बहुत ही आसानी से कोई भी जो है रिएक्शंस हैं, आसानी से उसको आप बैलेंस कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट में उसको संतुलित कर दिया गया होगा, पता नहीं कहाँ तक किया है इसको ले जा करके, हाँ यहाँ पे कर दिया है। और कैसे ज़रूरत पड़ गया, 1 मिनट,
ऑक्सीजन यहाँ पे 3 था, 3 ऑक्सीजन करने के लिए 3 ही ने किया होगा। यहाँ पे अपने पास 3 आयरन कर दिया, 3 हो गया। ऑक्सीजन इधर 3 है तो यहाँ पे 3 कर दिया तो 3 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन इधर 6 है तो यहाँ पे 3 कर दिया। तो ठीक तो है, आयरन अपना यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना, 6, ठीक है। ऑक्सीजन कितना, 3, तो हाइड्रोजन पहले उधर देख लेते, इधर भी 6 है। ऑक्सीजन कितना है अपने पास, ऑक्सीजन है इधर 3 और इधर भी ऑक्सीजन 3, ठीक तो है, बैलेंस यही है। तो फिर ये गड़बड़ क्यों कर रहा है? अच्छा, FeO4 है, फार्मूला ही गलत लिखा है। हमारे पास जो था उसके अकॉर्डिंग हमने सही बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये लास्ट कह रहा है कि कुछ आपको लिखना चाहिए, तो अभी कारकों या उत्पादों दोनों में अगर ठोस है तो आपको पता है ठोस है तो एस लिखना है, द्रव है तो लिक्विड, गैस है तो जी, और जलीय विलयन है तो AQ। जैसे कि इसके लिए बताया है जो अभी हमने किया था, उसके लिए बताया कि Fe जो है उस सॉलिड है आयरन, H2O क्या है, गैस फॉर्म में लिया हुआ है H2O, ठीक है। वैसे H2O जो होता है गैस और लिक्विड दोनों फॉर्म में हो सकता है, तो गैस फॉर्म में लिया हुआ है। आयरन जो है ये सॉलिड, आयरन ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में लिखा है, और ये H2 जो है वो गैसियस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब दिख रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो बहुत तरीके का होता है, लेकिन उसमें से कुछ यहाँ पे 4-5 हमें पढ़ना है। तो एक है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, मतलब कॉम्बिनेशन। तो देख रहे हैं यहाँ पे A और B दोनों कंबाइन होकर के मिल करके क्या बना रहा है, नया प्रोडक्ट C बना रहा है ना। तो इस तरीके के अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शंस होता है तो हम उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, ओके। उदाहरण के तौर पे इसने क्या बोला है कि जैसे कोयले का दहन, मतलब कोयले का जलना, तो कार्बन लिया है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 बन रहा है। तो दो चीज़ें यहाँ पे मिल करके, देखिए दो चीज़ें, एक ये और एक ये, दोनों चीज़ मिल करके क्या बन रहा है, तीसरा चीज़। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, है ना। जैसे जल का निर्माण, तो जल का निर्माण, एक अपने पास हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिला और अपने पास बन गया जल। तो देखिए यहाँ पे ये दो चीज़ें मिल के तीसरा चीज़ बन रहा है। नेक्स्ट बिना बुझा हुआ चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पे, है ना, और H2O है, दोनों को मिला के क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना और एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो है अब यहाँ पे कह रहा है कि ऊष्मा छेपी मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो जिस अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब गर्मी हीट का उत्सर्जन हो रहा है, हीट भी निकल रहा है, उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे बोला है प्राकृतिक गैसों का दहन, प्राकृतिक गैस जैसे मीथेन हो गया अपने पास, है ना, उसको अगर हम जला रहे हैं तो CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ H2O भी निकलेगा और ऊष्मा भी निकलेगी। तो ऊष्मा उसमें से निकल रही है, गर्मी निकल रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन जो हम श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते हैं तो देखिए ऑक्सीजन लेते हैं, उसका मिलाते हैं किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, और फिर बनता है CO2 और H2O और साथ में कुछ अपना ऊष्मा भी। अब देखिएगा नाक के पास ऐसे रखिएगा तो उंगली रखिएगा नाक के पास, तो गर्म हवा महसूस होगा आपको, है ना। वियोजन अभिक्रिया, नेक्स्ट है क्या चीज़, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वियोजन मतलब टूटना। तो एक चीज़ जब दो में या दो से अधिक चीज़ों में टूट जाए तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। कोई एक कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा इस पर, है ना, कोई एक कंपाउंड A टूट जाए, इसको गर्म करने या किसी चीज़ के कारण, ये रिएक्शंस के करने के कारण टूट जाए दो हिस्सों में या उससे अधिक, तो वो क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे लिखा है इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर दो या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं, तो उस तरीके की अभिक्रिया क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए अब वियोजन अभिक्रिया में बोल रहा है कि उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन मतलब अगर गर्मी के कारण हो रहा है, उष्मा द्वारा अगर वियोजन हो रहा है, गर्म करने पे कोई चीज़ टूट रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे कुछ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा इसको।
उदाहरण फेरस सल्फेट अपने पास लिया गया है। क्या चीज़ लिया गया है? फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट किस कलर का होता है जी? तो हरे कलर का होता है, हरा रंग का होता है। ठीक है, आपको दिखा दूंगा मैं इस चीज़ को भी, जो भी रिएक्शन से जितने भी उसमें प्रैक्टिकल में ज़रूर दिखाऊंगा, कभी न कभी दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। वीडियोज़ में लगातार बना रहा हूँ, आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो इसमें जब हमने उष्मा दिया, उष्मा यहाँ पे या तो उष्मा लिखिए या फिर मैंने आपको क्लास में बताया होगा ऑफलाइन कि डेल्टा लिख देते हैं। तो उष्मा हम जब देंगे तो क्या बन रहा है अपने पास यहाँ पे? फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? फेरिक ऑक्साइड। और उसके साथ क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। और उसके साथ क्या बन रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। तो फेरिक ऑक्साइड जो होता है भूरा और लाल कलर का बनेगा। क्या बनेगा? भूरा और लाल कलर का। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे ही हमने क्या किया, उष्मा उसको दिया तो टूट गया, तो उष्मा देने के कारण हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? उष्मीय वियोजन। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना यहाँ पे ये आता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया है हमने, जिसको क्या कहते हैं जी? इसमें चूना पत्थर कहते हैं, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में लिया, उसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे लिया CaCO3 और उसको गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म कर दिया तो यहाँ पे बना बिना बुझा चूना, मतलब चूना बुझा हुआ नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और साथ में बनेगा CO2। तो देखिए, गर्म करने पे दो चीज़ में विखंडित हो गया ना, टूट गया, तो इसको क्या कहेंगे? उष्मा द्वारा जो है वियोजन, उष्मीय वियोजन, है ना। तो नेक्स्ट तीसरा एक देख लेते हैं, जिसको लीड कहते हैं। इसमें लेड नाइट्रेट, है ना। तो लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करते हैं तो ये बनाता है लेड ऑक्साइड। क्या बनाता है जी? लेड ऑक्साइड। सीसा, Pb मतलब सीसा, लेड ऑक्साइड बना रहा है। और यहाँ पे क्या बना रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो क्या बन रहा है कि लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो बनता है लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है, ये वियोजन का ही प्रकार है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या दे देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद जो बनेगा उसको हम कहते हैं वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन, क्योंकि किसके द्वारा हो रहा है? विद्युत के द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने से हो रहा है। तो इसलिए क्या कहेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा? वैद्युत वियोजन कहलाएगा। अब इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अपने को क्या कर लेना है, यहाँ पे एक प्लास्टिक का मग ले लेना है। किस चीज़ का मग लेना है? प्लास्टिक का मग। थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज करूँ, है ना। क्या लेना है? प्लास्टिक मग। प्लास्टिक मग लिया और प्लास्टिक मग के अंदर हमें क्या ले लेना है? पानी। ध्यान दीजिए, हमें क्या लेना है? पानी। ठीक, और पानी लेने के बाद इसमें क्या करना है? दो हमें परखनली ले लेना है। आपको जैसे दिखा रहा है परखनली 2 ले लेना है। ये परखनली है, परखनली ले लिया और उस परखनली के अंदर ग्रेफाइट का रॉड ले लेना है। ध्यान दीजिएगा। और ग्रेफाइट के रॉड जो है उससे जो है तार जो है निकला हुआ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे तार दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी ले लेनी है और बीच में ही किसी एक साइड स्विच लगा देना है ना। क्या लगा देना है जी? स्विच लगा देना है। मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, और जूम करता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे कि क्या चीज़ है ये। देखिए यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है। अभी स्विच अपने पास बीच में है तो ये क्लोज है ना, मतलब क्लोज सर्किट बना हुआ है। तो क्लोज सर्किट बना है तभी ना ये क्या हो रहा है? रिएक्शंस हो रहा है। तो देखिए, और इसके बाद से देखेंगे कि यहाँ पे हमें ये प्रोसेस करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जब हम दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बैटरी से जोड़ देंगे जब हम, तो और इस चीज़ को, परखनली को बढ़िया से रबर स्टॉपर जिसको कहते हैं, कोर्क कहते हैं, उससे बंद कर देना है। और यहाँ पे ये जो अपना बैटरी का हिस्सा है, एक वाला पॉजिटिव और एक टाइप नेगेटिव, कैथोड और एनोड रहेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ ऑक्सीजन निकल रहा है और एक तरफ हाइड्रोजन गैस।
एक तरफ क्या चीज़ ऑक्सीजन और एक तरफ हाइड्रोजन गैस। तो अगर हमें इसमें क्या मिल रहा है कि अगर हम पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या किसमें टूटेगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ये बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी हमने सेटअप लिया था उसमें क्या बोला गया है कि पानी ले लीजिए, पानी के अंदर कुछ उपकरण भी लेना है, जैसे परखनली लेना है, रबर स्टॉपर कॉर्क लेना है, बैटरी लेना है, वायर लगेगा, और फिर इसमें देखेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो ये H2 और O2 में ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है प्रकाशीय वियोजन। देखिए, अगर हम सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी चीज़ वियोजन होता है उसके क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन। जैसे यहाँ पे AgCl है, AgCl को कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड अगर धूप में रख देंगे, गर्म कर देंगे, तो सिल्वर अलग, क्लोराइड अलग। अगर उसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें तो इसको भी रख देंगे तो सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग। तो यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिएगा ये वाला लाइन, कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। धूसर मतलब थोड़ा सा रंग उतर जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता था। पहले जो फोटोग्राफी होता था ना, उसमें इसका उपयोग करते थे। अब देखिए नेक्स्ट है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, क्या है नेक्स्ट, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो ऊष्मा खींच लेती है। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, जो अभिकारक होते हैं, जो LHS में होते हैं, उनको तोड़ने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़े या फिर प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे है नेक्स्ट विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूट, है ना, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है। तो देखिए, आयरन और कॉपर में कौन क्रियाशील ज़्यादा है, तो आयरन क्रियाशील ज़्यादा है, कॉपर जो है बहुत कम क्रियाशील है, उससे ज़्यादा कम चांदी है, उससे कम सोना, उससे कम प्लेटिनम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि विस्थापन अभिक्रिया में जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब क्रियाशील होगा, तो दूसरे वाले को क्या कर देगा, हटा देगा। तो Fe ज़्यादा क्रियाशील है तो किसको हटा देगा, कॉपर को। तो देखिएगा यहाँ पे Fe ने जगह ले लिया SO4 के साथ यहाँ पे, और कॉपर बेचारे को हटा दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या इसको कहा जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। इसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक लिया गया है, परखनली लिया गया है, धागा में बांध दिया गया है किस चीज़ को, लोहे के कील को, और इसमें किस चीज़ का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये कॉपर सल्फेट नहीं रहेगा, अब क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये उसका क्या है, प्रैक्टिकल है। तो लोहे की कील पर भूरे रंग का कॉपर की परत चढ़ने लगेगी, है ना, तो कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग जो है हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो जाएगा। अब वैसे ही बोला गया है कि अगर जिंक को रखते हैं तो जिंक भी क्या है, इससे ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो क्या करेगा, जिंक उसको हटा देगा। तो जिंक कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब दोनों तरह से, अभी एक को हटा रहा था, इसमें दोनों हटा देंगे एक दूसरे को। तो इस अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, मतलब इसमें दोनों अपना आदान प्रदान कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया सोडियम सल्फेट, क्या लिया, सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड। तो क्या होगा, बेरियम और सोडियम ये आपस में एक्सचेंज हो गए। अब यहाँ पे हो जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो क्या हुआ, जो B है वो इसका जगह ले लिया और ये जो Na है वो इसका जगह ले लिया, बस ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवलीय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे Ki है, पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ पे Pb लीड, तो इसको लेड नाइट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे Pb जो है इसका स्थान ले लेगा और पोटेशियम इसका। तो देखेंगे आप, लेड आयोडाइड हो गया है और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया है। ऐसे करके यहाँ पे दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड, है ना, और यहाँ पे ब्रोमियम आयोडाइड। तो यहाँ ब्रोमियम जो है यहाँ पे चलाएगा, पोटेशियम जो है इधर चलाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड हो गया है। ठीक है,
अब यहाँ पे लास्ट समझ लीजिए, अपचयन उपचयन या फिर क्या है अपचयन पढ़ना है हमें। तो पहले उपचयन समझते हैं क्या होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन उसमें बढ़ जाए तो समझिए क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ठीक है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का कमी हो जाए, ह्रास हो जाए, मतलब तब समझिएगा कि उपचयन हो रहा है। या फिर तीसरा चीज़ है इलेक्ट्रॉन दे दे, तब समझिए कि उपचयन हुआ है। ठीक है। अब इसका जो है प्रैक्टिकल मैंने डाला हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शंस करके जो आपको एक मिलेगा, इसी में देखिएगा मेरे चैनल पर रेडॉक्स रिएक्शंस बताया गया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस, उसी में बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल से आपको दिखाया गया है। तो जैसे इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का हो रहा है, ठीक है, कॉपर और O2 का हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और H2 का हो रहा है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। अब यहाँ पे अपचयन देख लेते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हरासमेंट हो, ऑक्सीजन कम हो जाए। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना, कार्बन था, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था तो क्या हो गया CO2, Cu था, O2 था तो क्या हो गया CO, तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए CuO था, CO, और इसके में साथ साथ ये भी ध्यान देना है ना कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो, मतलब हाइड्रोजन कम हो जाए, तो हाइड्रोजन की कमी हो रही हो तो उस टाइम पे भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन का देना हो तब भी। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब कमी हो, तब कह सकते हैं कि अपचयन हुआ है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो तब, मतलब उसका बिल्कुल उल्टा, और जब इलेक्ट्रॉन लेना हो तब। तो यहाँ पे बोलिए, देखिए क्या कह रहा है कि ये हो रहा है अपने पास अपचयन, हाइड्रोजन जो है वो उपचयन, हाइड्रोजन इधर चलाया, और इसको कह रहे हैं हम अपचयन। ठीक है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। ठीक है। लास्ट ही टॉपिक है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। तो संक्षारण देखते हैं, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, जिससे धातु के ऊपरी जो होता है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर होकर संक्षारित हो जाता है, मतलब जंग लग जाता है। जैसे कि बोला गया यहाँ पे, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरा परत चढ़ना, ये सब क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है। और या फिर यश दलेपन, या फिर इसको रोकने का हुआ रहा है, विद्युत लेपन कर दीजिए या फिर पेंट कर दीजिए, ये सब उसके उपाय हैं कि संक्षारण ना हो, है ना। उसके बाद से है विकृत गंधिता, ये देखिए क्या है, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, है ना, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिसके बाद उनके स्वाद से गंध निकलने लगता है। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके या फिर वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, है ना, जिसमें वायु ना जाए, उसमें खाने वाला सामान रख करके, यह वायु के स्थान पे नाइट्रोजन गैस, जैसे कि आपने चिप्स वगैरह देख रहे हैं तो चिप्स में नाइट्रोजन भरा रहता है, या फिर शीतलन द्वारा, मतलब ठंडा फ्रीज में रख करके। ठीक है। अब इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि अब हमें कल करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही एक वीडियो में एक चैप्टर, या फिर हो सकता है 2 वीडियो में एक चैप्टर कवर किया जाएगा, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर ये आपके काम का वीडियो है तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।